वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 18 है आज हमारा, दैट इज अबाउट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। फिर लास्ट लेक्चर में हमने सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा था, सेल सिग्नलिंग कैसे होती है। ठीक है, तो ये भी उसी से रिलेटेड जो है वो एक टॉपिक है। ठीक है कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म, हमने ये तो देख लिया था कि सेल के अंदर और बाहर मटेरियल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, अंदर वो क्या करते हैं। ठीक है, तो लेकिन सेल के अंदर जो उन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनको रिसीव करके सेल के अंदर भेजा जाता है, फिर सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ भेजा जाता है। उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं हमारे सेल में, जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या होते हैं एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों ने नाम पढ़े होंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये कंप्लीट इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, so let's start our lecture. ठीक है, it's a detailed lecture number 18 that is all about membrane transport mechanism। थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना। ठीक है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है वो इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना एलेबोरेटिव टॉपिक है, बहुत ही अच्छा जो है वो बुक के अंदर जो है वो कंटेंट दिया हुआ है। हम उसी को क्लियर कर लें, उसी को डिस्कस कर लें। ठीक है, उसी को समझ लें, यही हमारे लिए काफ़ी है एज अ first year student. So what is membrane transport mechanism? You know that the movement of substances in and out of the cell is crucial for cellular function। तो सेल के अगर सेल ने एक प्रॉपर फंक्शन करना है तो वो एक बंद मशीनरी के तौर पर काम नहीं कर सकता है, उसको ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स की ज़रूरत होती है। बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको सेल से बाहर भेजने की ज़रूरत पड़ती है, और कोई बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको सेल के अंदर भी डालने की ज़रूरत होती है। तो अगर एक सेल बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, ना ही अंदर जाने देगा ना ही बाहर आने देगा, तो इट मीन्स कि वो एक डेड सेल है, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो सेल को जिंदा रहने के लिए ये सारी चीजें जो है वो चाहिए होती हैं। ठीक है, बेसिकली जब तक वो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी खुराक हम खा रहे हैं, ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स को अगर वो सेल के अंदर जाने ही नहीं देगा तो उनका कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए उनको ट्रांसपोर्ट करना एक क्रूशियल है सेलुलर फंक्शन के लिए, सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जिस चीज की उनको जरूरत होती है उनको सेल के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, और जो चीज एक्स्ट्रा होती है या बाहर यूज होनी है तो उनको बाहर भी भेजना जरूरी होता है। These movements are done for nutrient uptake, waste elimination, gas exchange and signal transduction। तो ये सारी जो भी मूवमेंट्स होती हैं वो किस लिए ज़रूरी होती हैं, अभी हमने पढ़ा सेलुलर फंक्शन, कौन कौन से सेलुलर फंक्शंस होते हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट अपटेक, वेस्ट एलिमिनेशन, गैस एक्सचेंज एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ये सारी सिग्नलिंग हमने पढ़ा था। ठीक है, इन सब के लिए जो है वो ज़रूरत पड़ती है सेल को ट्रांसपोर्ट की। Membrane transport mechanisms are essential process that enable the cell to maintain homeostasis, acquire nutrients, remove waste products and communicate with its environment। तो ये इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी आ गई है, डेफिनेशन भी आ गई है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की सेल को जरूरत क्यों पड़ती है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, होमोस्टेसिस करने के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, ठीक है, उनको एक्वायर करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए, और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और दूसरा अपने इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करना, मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को अडेप्ट करना, इन सब चीज़ों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। These mechanism include two mechanisms। ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, नंबर वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड नंबर टू इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने इनकी डिटेल तो पढ़नी ही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक रिक्वायर्स नो एनर्जी, ये एक बिल्कुल नेचुरल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाले यूज खुद ब खुद जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनको मतलब ज़बरदस्ती नहीं लाना पड़ता, कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता है, कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, मॉलिक्यूल इजीली जो है वो मूव कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से। ठीक है, वो बाकी मैकेनिज्म हम उनके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दूसरी तरफ होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि क्या होती है, मूवमेंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को करवाई जाती है, खुद नहीं करते हैं बल्कि जो करवाई जाती है न्यूट्रिएंट्स को, या किसी भी चीज को मूवमेंट जो करवाई जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो एनर्जी रिक्वायर होगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, इसकी डिटेल्स हम जो है वो
पढ़ेंगे। सो पहला मैकेनिज्म जो कि हमने पढ़ा दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। द डेफिनेशन क्या होगी उसकी, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट, ठीक है, आइदर इनर और आइदर आउट, विदाउट एक्सपेंडिचर, किसी भी एनर्जी के बगैर, किसी भी एनर्जी के खर्च किए बगैर जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तीन तरह की जो है कि मूवमेंट है ये, दैट इज नंबर 1 इज डिफ्यूजन, नंबर 2 इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड नंबर 3 इज ओस्मोसिस। ठीक है, तो इन तीनों को हम एक एक 1 बाय 1 करके जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, ये तीनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो है वो टाइप्स हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। मींस कि इन तीनों के दौरान कोई भी एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है, एनर्जी का खर्च नहीं होगा। सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, लिक्विड और गैस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कि ये क्या है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दरमियान में एक बैरियर मौजूद है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, एक साइड पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हायर है, दूसरी साइड पे लोअर है। सो इट्स नेचुरल के जो मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की वो सिंपली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो सिंपली हो जाएगी विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, आइदर ये गैसेस में होती है या लिक्विड्स में होती है। ठीक है, दोनों कंडीशन में इसको हम डिफ्यूजन ही कहते हैं। एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम कहते हैं कंसंट्रेशन के फर्क को, दोनों दो साइड्स पे जब कंसंट्रेशन का फर्क होता है तो मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बिकॉज द सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन, द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे कोई एनर्जी जो है वो इस्तेमाल नहीं हुई, किसी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, तो इसलिए ये किसकी टाइप हो गई है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, तो ये सिंपल सी आप लोग इसमें डायग्राम बना सकते हैं। देन सेकंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को हेल्प करना। ठीक है, किसी चीज की हेल्प लेकर जो है वो जो डिफ्यूजन होती है उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। सम मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू और आउट ऑफ द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो खुद से जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, बल्कि उनको कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ चैनल प्रोटीन की जरूरत होती है जो उनको रिसीव करते हैं बाहर से या अंदर से, फिर उनको अंदर या बाहर भेज देते हैं। ठीक है, तो इस मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो उसको फैसिलिटेट कर रही होती है, इसलिए हम इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। होती ये भी वही है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं इस्तेमाल होती, इसलिए इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल आर अवेलेबल। तो जितनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ पर मौजूद होगी उसका रेट उतना ही ज्यादा होता जाएगा। द मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व इन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आर। ठीक है, कौन कौन सी जो प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिनकी वजह से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो डजंट रिक्वायर एनर्जी। तो प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं, दैट इज चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, दो टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, दोनों के दरमियान में एक मेन डिफरेंस है, चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन ऐसी होती हैं मतलब जो क्या करती हैं, अपनी जगह पर रहती हैं, सिर्फ मॉलिक्यूल्स उनके अंदर से गुजर कर अंदर या बाहर चले जाते हैं। ठीक है, पोर्स होते हैं उनके दरमियान में, उनसे गुजर के वो मॉलिक्यूल्स जो है चले जाएंगे। और कुछ कैरियर प्रोटीन ऐसी होती है जो कि उस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाती है और फिर जाके उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट करना होता है। सो वो खुद मूव कर रही होती हैं, कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं। तो इस यही जो है बेसिक मेन डिफरेंस है चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन के दरमियान में। So these proteins form hydrophilic channels across the membrane that allow specific molecules or ions to pass through। ठीक है, हाइड्रोफिलिक चैनल्स बनाती हैं तो और प्रोटीन को क्या करती हैं, वो अलो करती हैं मूव करने में। ठीक है, यहाँ से आपको नजर आ रही है, these are non gated and gated proteins। ठीक है, दो टाइप्स हैं इनकी। They can be gated or non-gated. Gated channels open or close in response to specific stimuli। जिनके पास gated होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ specific जो है वो लगे होते हैं वहाँ पर स्टेमुलेटर, या हम कहते हैं कि गार्ड की तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे हार्ट के अंदर होते हैं ना वॉल्स होते हैं, वैसे ही इनके अंदर गेट लगे हुए होते हैं। तो वो गेट जो है वो ओपन और क्लोज होते हैं कुछ स्पेसिफिक स्टेमुलाई, मतलब सबको वो नहीं गुजरने देते, बल्कि वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं स्टेमुलस के लिए।
such as Gauge channels open and close, such as voltage changes, ligand binding and mechanical stress, तो इनकी वजह से वो ओपन हो सकते हैं. एग्जाम्पल इंक्लूड आयन चैनल्स. इन चैनल प्रोटीन्स की एग्जाम्पल है चैनल आयन चैनल, ठीक है, जो कि आयंस डिफरेंट आयंस को पास होने देते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और क्लोरीन. इनके पंप मौजूद होते हैं यहाँ पर, ठीक है. एंड एक्वापोरिन्स फैसिलिटेट द रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मालिक्यूल. रैपिड यहाँ पर एक्वापोरिन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ वाटर को ही गुजरने देती हैं और किसी आयन को गुजरने नहीं देती, ठीक है. आयन चैनल्स आयन के लिए होते हैं और एक्वापोरिन्स किसके लिए होते हैं? वाटर के लिए होते हैं. स्पेसिफिक जो है वो ये चैनल प्रोटीन्स होती हैं. देन सेकंड पे है हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स दैट आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टर्स. These proteins bind to the specific molecule they transport, ठीक है, जिसको उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है उसके साथ जाके बाइंड होती है. अंडरगो अ कन्फर्मेशनल चेंज, उनकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं. दे मूव द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद जाके वो मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है ये बाइंडिंग हो गई है, उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है. फिर उसके बाद जो है वो उसने क्या किया है, उसको मूव करवाया है एंड मॉलिक्यूल को रिलीज करा देता है, आइदर इनसाइड द सेल आइदर आउटसाइड द सेल. They can become saturated, meaning there is a maximum rate of transport when all carrier proteins are occupied, ठीक है. They can मतलब ये इनकी स्पेसिफिक तादाद होती है. अगर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो वो सैचुरेट भी हो सकते हैं, मतलब कि वो सारी फिल हो सकती हैं. उनकी बाइंडिंग साइड्स जो है वो अगर सारी ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स की बाइंडिंग साइड अगर कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो सैचुरेट हो गई हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है. तो ये जो है वो कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो जिस चीज का ट्रांसपोर्टर होता है वो उसी को ट्रांसपोर्ट करेगा. आइदर मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ये स्पेसिफिक ही होते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास था पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में. देन नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज ऑस्मोसिस. Then third type of passive transport is osmosis. So the process by which water molecules diffuse across a cell membrane from an area of high concentration to an area of lower concentration is called osmosis. So osmosis भी diffusion की तरह ही होता है, जिसमें molecules स्पेसिफिकली ये जो प्रोसेस होता है स्पेसिफिकली किसके लिए होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, बाकी आयंस या मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं होता है. और इसके लिए जो है वो एक शर्त होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कि ये पानी की जो मूवमेंट होती है वो अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. तो स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें हैं कि वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं. Because water is moving from a higher to lower concentration, osmosis doesn't require cell to expend energy. तो इस काम के लिए भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है. Therefore, osmosis is the passive transport of water. तो ये भी क्या होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही टाइप है. एंड किसकी ट्रांसपोर्ट होती है? इसमें वाटर की होती है, ठीक है. तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने. डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स की आयंस की मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट होती है. बट ऑस्मोसिस, अगर स्पेसिफिकली हम वाटर की ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास ऑस्मोसिस कहलाता है. The direction of osmosis depends on the concentration of solute on the two sides of the membrane. तो एक मेम्ब्रेन के साइड पे मॉलिक्यूल्स की क्या कंसंट्रेशन है तो उसकी डायरेक्शन उसके ऊपर मूव करती है, ठीक है. सिंपल सी एक जो है वो कंसेप्ट है. जिस साइड पे पानी ज्यादा होगा, सोल्यूट कम होगा, तो पानी की जो मूवमेंट होगी वो दूसरी साइड पे जहाँ पर पानी कम है और सोल्यूट ज्यादा है वहां पर जो है वो पानी की मूवमेंट हो जाएगी. ऑस्मोसिस की डायरेक्शन उस साइड पे हो जाएगी, ठीक है. तो ये एक सिंपल सी इसकी डायरेक्शन है. वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक सोल्यूशन से कहां पर मूव करता है? वो हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है लेकिन पानी की मिकदार ज्यादा होती है, अभी मैंने बताया, ठीक है. तो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन से पानी की मूवमेंट कहां पर होती है? हाइपोटोनिक, जहां पर पानी कम है और सोल्यूट क्या है? ज्यादा है. तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है. अगर आप लोगों को हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक टर्म्स क्लियर हो जाए, हाइपोटोनिक, हाइपो मीन कम, सोल्यूट ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट कम होता है, ठीक है. ऑटोमेटिक सोल्यूट अगर कम है तो सॉल्वेंट यानी कि पानी क्या होगा? ज्यादा होगा. और हाइपरटोनिक ऐसा होता है जिसके अंदर सोल्यूट कम होता है लेकिन सोल्यूट ज्यादा होता है, पानी कम होता है, ठीक है. तो सिंपल सी जो है टर्म्स है, इसको आप लोग याद करेंगे. अगर यहाँ पर सिंपल अगर हम डायरेक्शन एक बार देख लें, आगे भी हमने देखनी है दोबारा. तो यहाँ पर एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है, और ये क्या है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन है.
मूवमेंट, ठीक है। ये एक दरमियान में हमने एक बैरियर लगा दिया है पानी का, ठीक है। पानी के दरमियान में, ठीक है, एक साइड पे पानी के मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज्यादा है, पानी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट कम है, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूट ज्यादा है, वाटर कम है, तो पानी की मूवमेंट इस साइड पे हो जाएगी, ठीक है, इस फ्रॉम दिस साइड टू इट साइड, ठीक है, दिस साइड। देन उसके बाद हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें दोनों तरफ पानी और सोल्यूट की मिकदार का बराबर होती है, ठीक है। तो इसलिए दोनों में बराबर अमाउंट में जो है वो मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है कि मूवमेंट हो ही नहीं होती, मूवमेंट हो रही होती है बट इक्वल अमाउंट में होती है, तो इसलिए इतना ज्यादा जो है वो अपेरेंट नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोसिस का सेल क्या, अगर हम एक सेल को हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखें या आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रखें तो उस सेल के ऊपर क्या असर पड़ता है। सो ये रिफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन दी सोल्यूशन, ठीक है। किसी भी सोल्यूशन में अगर हम सोल्यूट की कंसंट्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, टोनिसिटी कहते हैं, दैट इज टोनिसिटी। हाइपरटोनिक सोल्यूशन आर दोज इन विच द मोर सोल्यूट इज प्रेजेंट। हाइपरटोनिक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट ज्यादा होता है, हाइपरटोनिक ऐसा सोल्यूशन है हाइपो जिसके अंदर लेस सोल्यूट होता है, और आइसोटोनिक ऐसे सोल्यूशंस होते हैं, दो सोल्यूशंस को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो जिसके अंदर इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। Osmosis is the movement of water through a selectively permeable membrane from a region of higher water potential to a region of lower water potential। तो osmosis को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वाटर की मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जहां पर पानी का मतलब पानी ज्यादा है तो मींस उसका पोटेंशियल वहां पर ज्यादा होगा, हायर वाटर पोटेंशियल से वो मूव कर रहा है लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है। अगर एक सेल को हम रख देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या है कि सेल के अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा, बाहर पानी कम होगा, तो सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर हम उसको हाइपरटोनिक में रखते हैं, मीन के पानी बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी अंदर चला जाएगा तो सेल में बस्ट, ठीक है, सेल फट भी सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेल को आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रखें, इक्वल सोल्यूट हो अंदर भी बाहर भी, तो क्या होगा, सेल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो साइज जो है वो सेम रहेगा, ना सेल श्रिंक होगा ना ही स्वेल होगा, राइट। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो ऑस्मोसिस से रिलेटेड पॉइंट्स है, उनको हम डिस्कस करते हैं। ऑस्मोसिस अकर थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज वाटर टू पास व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग मेनी सोल्यूट्स। ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ पानी की मूवमेंट होती है थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल्स जो है वो नहीं गुजरने देती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं, और अगर बाकी मॉलिक्यूल्स गुजर भी रहे हैं तो उस अमल को हम ऑस्मोसिस नहीं कहते हैं, ठीक है। उसके लिए दूसरे टर्म्स यूज होती हैं, दैट इज डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो ऑस्मोसिस की टर्म जो है स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होती है, वाटर के लिए यूज होती है। ऑस्मोसिस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सेल टर्गर, सेल के टर्गर यानी कि सेल के स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। जैसे पीछे हमने देखा था कि पानी अंदर दाखिल होगा, पानी अगर बाहर निकल गया है, ठीक है, तो उसके सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सेल के अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टर्गर हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। सेल के अंदर और बाहर कितना पानी जाएगा, ठीक है, कितना नहीं जाएगा, तो इस चीज को कंट्रोल करता है ऑस्मोसिस। देन उसके बाद द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू वाटर, के सेल के अंदर और बाहर कितना ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, पानी कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ऑस्मोसिस के रेट और डायरेक्शन को कंट्रोल करती है, एंड दूसरा सेल की जो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी पे भी ये चीज जो है वो डिपेंड कर रही होती है। Then specialized proteins called aquaporins facilitate the rapid transport of water molecules, ठीक है। aquaporins के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि aquaporins जो कि ऑलरेडी जो है वो फैसिलिटेट करती हैं वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको अंदर और बाहर मूव करने में हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ जो है वो ऑस्मोसिस को हेल्प कर रही होती है, मतलब इससे ऑस्मोसिस का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, इंश्योरिंग एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ सेलुलर हाइड्रेशन एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसकी वजह से सेल की जो हाइड्रेशन है और उसका जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहता है। देन उसके बाद एक और इससे रिलेटेड टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो रिवर्स क्या हो जाता है, उसका एक अपोजिट अमल हो जाता है। तो इसमें हमें, ठीक है, इसके टर्म पढ़ के ही हमें जो है वो अंदाजा हो जाता है कि इसमें क्या होता है,
ऑस्मोसिस का अपोजिट प्रोसेस मींस के जो पानी के मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहे थे, तो इसमें वो क्या करेंगे, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू समवॉट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. It is a widely used technology for purifying water by removing contaminants and impurities. सो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो अमल होता है वो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए डिफरेंट फिल्टर्स में इम्प्योरिटीज और कॉन्टामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है. अनलाइक नेचुरल ऑस्मोसिस विच मूव्स वाटर फ्रॉम अ लोअर टू अ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, सल्यूट कंसंट्रेशन जहाँ पर लो होती है उसको वहां से हाई की तरफ लेके जाया जाता है पानी को. लेकिन इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है, मतलब पानी को पुश किया जाता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन. मींस के जो एक नेचुरल फ्लो था पानी का उसके अपोजिट उसको फ्लो करवाया जाता है, उसको पुश करवाया जाता है, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. This process effectively filters out dissolved salt and other impurities, providing clean and safe drinking water. ठीक है, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स में ये अमल जो है वो यूज किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, जहाँ पर पानी से जो है वो इम्प्योरिटीज वगैरह को रिमूव करवाया जाता है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवा के उसको पानी को सेफ फॉर ड्रिंकिंग बनाया जाता है. रिवर्स ऑस्मोसिस इज कॉमनली यूज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, डिसैलिनेशन फैसिलिटीज एंड इवन इन हाउस होल्ड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम. ठीक है, बड़े पैमाने पे भी और छोटे पैमाने पे भी ये अमल जो है यूज किया जाता है फॉर वाटर फिल्ट्रेशन. ठीक है, तो ये एक रिवर्स ऑस्मोसिस का जो है वो प्रोसेस था. ठीक है, तो हम तीनों प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट. 3 प्रोसेस हमने पढ़े, दैट इज डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होंगी. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, जिसको हम डिस्कस करेंगे. इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. So what is active transport? The movement of substances across plasma membrane from lower concentration to higher concentration with the expenditure of energy is known as active transport. This is the opposite process of passive transport, जिसमें molecules move कर रहे थे from higher concentration to lower concentration और किसी energy की जरूरत नहीं पड़ रही थी. लेकिन इसमें क्या होता है, molecules की movement होती है from lower concentration to higher concentration, opposite to the concentration gradient. So this that's why energy is required. This is called the active transport. Following types of active transport occur through the plasma membrane. Plasma membrane के थ्रू जो active transport होती है उसकी जो different types होती हैं उनको हम discuss करते हैं next. So 4 different mechanisms होते हैं जिनके जरिए membrane के थ्रू सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है मॉलिक्यूल्स की. नंबर 1 है एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स, एंड नंबर 2 है एंडोसाइटोसिस के जरिए. नंबर 3 है सेल मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, मींस उसकी ही एक टाइप है, और दूसरी चौथी होती है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स कैसे होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कैरियर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि एनर्जी को यूज करती हैं और ट्रांसपोर्ट को जो मैकेनिज्म जो मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उनको अपने साथ बाइंड करके जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस के लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स को मूव करवाती है. दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, थ्रू कैरियर प्रोटीन्स. एग्जाम्पल है यहाँ पर इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल, दैट इज द सोडियम पोटाशियम पंप. फॉर एग्जाम्पल द मेम्ब्रेन्स ऑफ द नर्व सेल्स हैव कैरियर प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप्स. ठीक है, नर्व सेल्स में कुछ खास कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या बनाती हैं, सोडियम पोटाशियम पंप बनाती हैं, मतलब सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस की मूवमेंट के लिए. In a resting, non-conducting nerve impulse, this pump spends energy to maintain high concentration of potassium ions and lower concentration of sodium ions inside the cell. तो जब सेल जो है रेस्ट की हालत में होता है, कोई कंडक्शन नहीं हो रही होती, तो उस टाइम सेल जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं और सेल के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन को हायर रखते हैं और सोडियम की कंसंट्रेशन को लोअर रखते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं. देन एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स को जो है वो सेल के अंदर मूव करवाया जाता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं. तो एंडोसाइटोसिस 2 तरह की होती है, एक फैगोसाइटोसिस और दूसरी पाइनोसाइटोसिस. अगर सॉलिड मटेरियल्स को अंदर लेके जाया जा रहा है तो वो हमारे पास फैगोसाइटोसिस हो जाएगी. अगर लिक्विड मटेरियल्स को अंदर लेके जाया जा रहा है तो वो हमारे पास पाइनोसाइटोसिस हो जाएगी.
बल्कि मटेरियल्स आर मूव्ड इनटू द सेल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इस अमल में, ठीक है, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस अ पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल इसके करीब आया है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाएगी, अंदर की तरफ दबेगी, उसको अंदर की तरफ लेके जाएगी, एंड क्या होगा फिर आखिर में इनके दोनों किनारे इस तरीके से वो इन्वेजिनेट होती है, आखिर में दोनों किनारे इसके मिल जाते हैं और एक वेसिकल की फॉर्म में वो मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर चला जाता है. The material from outside is taken inside the invagination and its end seal, and thus a small vesicle is formed, detached from the plasma membrane and moves into the cytoplasm. Cytoplasm के अंदर चला जाता है. There are two common types of endocytosis, that are the phagocytosis and pinocytosis, तो जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं. देन उसके बाद है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है, इसी तरीके से एक और एंडोसाइटोसिस होती है, ठीक है. The specific receptor proteins of plasma membrane pick up materials from outside and pinch inside the to form a vesicle. तो यहाँ पर एक जनरल सी एंडोसाइटोसिस का जिक्र हमने किया, लेकिन कुछ ऐसे जो है वो रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं सेल के पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, जो कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होती हैं और उसी को जो है वो अंदर लेके जाती है, इन्वेजिनेशन करती है, वेसिकल बनाती है. फॉर एग्जांपल द सेल्स ऑफ लीवर हैव रिसेप्टर प्रोटीन्स फॉर कोलेस्ट्रॉल. एग्जांपल है यहाँ पर लीवर सेल्स जिनके पास कोलेस्ट्रॉल के लिए रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं. Cholesterol circulates in our blood in the form of low density lipoproteins LDLs, ठीक है, तो वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स की फॉर्म में. The receptor proteins of plasma membrane of liver cells recognize and take up LDLs from the blood by receptor mediated endocytosis. तो हमारे प्लाज्मा लीवर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लीवर सेल्स की, ठीक है, तो वो क्या करती है, LDLs को रिकॉग्नाइज करती है और उसको इनसाइड लेके जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. दिस इज कॉल्ड द रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस. And there is an opposite process of endocytosis, that is exocytosis. It is the process through which bulky material is exported out of the cell, ठीक है. सेम इसी तरीके से इनसाइड द सेल एक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के करीब आता है, उसको इसी तरीके से इन्वेजिनेट करके एक वेसिकल की फॉर्म में फ्रॉम आउटसाइड द सेल जो है वो भेज दिया जाता है. The bulky material is packed inside a membrane and a vesicle is formed. The vesicle moves to the plasma membrane and fuses with its to release its content into the extracellular environment. सेल के बाहर वाले environment में जो है वो चला जाता है, ठीक है. So ये हमारा पूरा लेक्चर था अबाउट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसमें हमने दो मेन मैकेनिज्म देखे, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट की भी हमने टाइप्स देखी, ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स थी उसकी, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, एंड देन उसके बाद हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखा डिटेल में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स देखी. एक डिटेल लेक्चर था हमारा. होपफुली आप लोगों को सारी टर्म्स, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे. अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में. हमारा चैप्टर इज कमिंग टू एंड. लास्ट लेक्चर हमारा रह गया है इस चैप्टर का, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज.